लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्रिश्चियन से मुलाकात करने के लिए ब्लू हेयर आ चुका था और हमें ये रिवील होता है कि ये ब्लू हेयर कोई और नहीं बल्कि वो क्रिश्चियन का एल्डेस्ट ब्रदर सिराद है। उसे देखकर क्रिश्चियन काफी ज्यादा सदमे में और गुस्से में चला जाता है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने कि उसके पुराने साथियों को काफी बेरहमी से मारा था। इसलिए वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन सिरात की पावर ज्यादा होने की वजह से क्रिश्चियन को ना चाहते हुए भी अपने पांव पीछे हटाना पड़ता है। लेकिन वो आगे उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। इस पर सिरात यहाँ से डिसअपियर होते हुए ये कहता है कि मैं ये होप करूंगा कि तुम ये जल्दी करो क्योंकि जो मेरा पेशेंस है वो काफी ज्यादा कम है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यह दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन अब भी सिराद के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब वो डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो उसे घूल की पावर ब्लेसिंग के तौर पर मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो उसे रोक पाना इम्पॉसिबल होगा। इसके लिए मुझे एक ऐसा आइटम चाहिए जो कि मेरे पावर को एम्पलीफाई कर सके, जैसा कि माइसियाक इस्तेमाल कर रहा था। वो ऐसा सोच रहा था कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आकर उसे यह बताती है कि यंग मास्टर मार्चियोनेस फेरेसिया आपसे मिलना चाहती है। वहीं पर यह सुनकर क्रिश्चियन इसके लिए मान जाता है और वो उसे रास्ता दिखाने को कहता है और एक बार फिर ये लोग आमने सामने बैठे हुए थे। जो फेरेसिया थे वो चाय पीते हुए कूल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। ये देखकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस करने के लिए। वहीं पर फेरेसिया आगे ये पूछती है कि यंग मास्टर क्या आपको ये पता है कि आखिर ये मीटिंग किसके लिए है? क्रिश्चियन ये कहता है कि हाँ मुझे पता है। क्या ये उस गैदरिंग के बारे में बातें हो रही है जहाँ पर नए बने हुए यंग मास्टर्स और यंग लेडीज मिलकर आमना सामना बातचीत करके रिश्ता बढ़ाते हैं? वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पर से तीनों ग्रेट फैमिलीज जो कि साउथर्न डार्क म्यूजिक एम्पायर से बिलोंग करते हैं वो अपने राइजिंग स्टार्स को इस मीटिंग में भेजते हैं। हालांकि इसका नाम आपस में मिलकर बातचीत रखा गया है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो लोग मिलकर आमना सामना फाइट करते हैं। फेरेसिया आगे ये कहती है कि इस साल डार्क मेज फैमिली की बारी है इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए और ये मीटिंग अंडरग्राउंड गार्डन के 7th फ्लोर पर होने वाली है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म्ड कर रही थी। ये सुनकर क्रिश्चियन सबसे पहले अंडरग्राउंड गार्डन के बारे में सोचता है और वो आगे ये पूछता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इसके अंदर कौन लोग अटेंडेंस देने वाले हैं? इस पर फेरेसिया ये जवाब देती है कि इस मीटिंग के दौरान तुम, जुवियन और साथ ही साथ यंग लेडी मारिसा जो कि अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक से बिलोंग करती है, और इसके साथ यंग मास्टर काश्मीर जो कि डिस्ट्रक्शन डार्क मैजिक फैमिली से बिलोंग करता है, वो आएगा। कुल मिलाकर तुम लोग 4 जने होंगे। वहीं पर काश्मीर के नाम को सुनकर क्रिश्चियन उसके बारे में सोचना चालू कर जाता है, जिससे कि फ्यूचर में काश्मीर द रजिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, जो कि उस वक्त पर एक 7 स्टार का डिमोनिक ह्यूमन था और साथ ही साथ वो उस ग्रुप का हिस्सा था जो कि डीमन किंग का सामना कर रहे थे। मुझे एक बात याद है, उसने मुझे ये बताया था कि जब वो जवान था तो उसे उसके फैमिली से निकाल दिया करता था। क्या इसी मीटिंग के दौरान उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा? अगर मैं इस मीटिंग के मेंबर्स के बारे में बात करूं तो ये वही सारे लोग हैं जो कि फैमिली के लिए आउटकास्ट हैं, और साथ ही साथ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मीटिंग को अंडरग्राउंड गार्डन में क्यों रख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो
इसका मतलब ये है कि वो हमें एक ही साथ खत्म करना चाहते हैं। वहीं पर वो सारी चीजों को सोच समझ कर ये जवाब देता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसके लिए तैयारी कर लूंगा। उसे इतनी आसानी से इस बात के लिए मानता हुआ देखकर फेरेसिया काफी हैरान होती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि क्या उसे उसके बारे में एहसास तो नहीं हो गया ना। वहीं पर वो ज्यादा सोचती नहीं है। वो आगे क्रिश्चियन से ये कहती है कि अच्छा है, अब तुम जा सकते हो। तभी क्रिश्चियन जाने से पहले ये कहता है कि और हमें एक और चीज कहना चाहता हूँ, मैं माइसाक को डीवल के दौरान अच्छे से कूदने के बाद काफी ज्यादा थक चुका हूँ। वहीं पर ये बात सुनते के साथ ही फेरेसिया का मुंह बन जाता है। क्रिश्चियन आगे अपने हाथों को फैलाते हुए ये कहता है कि तो क्यों ना आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं आराम कर सकता हूँ। वो ये सारी बातें काफी प्यार से कह रहा था। इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रुडोल्फ मर्चेंट ग्रुप से आए हुए एक लेटर को दिखाया जाता है जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि डियर लेडी लिया, आपको ग्रीटिंग्स। मैं ये होप करता हूँ कि आप काफी अच्छे होंगे और इसी की वजह से आपके पसंद का हमने एक तोहफा तैयार किया है, तो प्लीज जिस तारीख को ये बताया गया है जरूर हमें विजिट करें। वहीं पर इस लेटर के बारे में सोचकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि मुझे अंडरग्राउंड गार्डन में सरवाइव करने के लिए तैयारियां करनी थी और साथ ही साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उस गार्डन के अंदर एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट छुपा हुआ है। नॉर्मली मैंने वहां पर जाने का काफी टाइम बाद प्लान बनाया था, लेकिन इस दफा जो मेरा लक है वो मेरे साथ है। वहीं पर वो यह सब सोचता हुआ एक कमरे के अंदर चला जाता है और वो खुश होते हुए सामने मौजूद लोगों को हाई करते हुए यह कहता है कि तुम लोगों से मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तभी उसे देखकर साथ में बैठी हुई एक लेडी उससे ये पूछती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था। उसे देखकर क्रिश्चियन परेशान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर ये लेडी ये कहती है कि मैं हमेशा इस शॉप पर आया करती हूँ, इसलिए कोई भी रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। तभी एक स्केरी बंदा उसके पीछे अपीयर होते हुए ये कहता है कि तो आप आ चुके हैं लेडी लिया। नहीं, मेरा मतलब यंग मास्टर क्रिश्चियन। उसे देखकर क्रिश्चियन उससे यह कहता है कि क्या जो तो तुमने तोहफा तैयार किया है वो इंटरेस्टिंग है। वहीं पर इस कारण से ये बंदा गुस्सा करते हुए कहता है कि जबकि हम लोग एक दफा में एक ही क्लाइंट को सर्व करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बातें क्लियर करनी होगी। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि लेकिन ये टाइम काफी परफेक्ट है क्योंकि मुझे तुम दोनों से ही कुछ काम था, इसलिए साथ में बैठो, मुझे कुछ बात करना है। और क्रिश्चियन ये कहकर बैठ जाता है और वो हैरान हो चुके उस बंदे से ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा बैठ जाओ। तभी ये लेडी क्रिश्चियन से ये पूछती है कि तो क्या तुम उस बंदे के रहते हुए ये बात करना चाहते हो। इस पर क्रिश्चियन उस ग्रीन हेयर की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे जितना ही भरोसेमंद है। और क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि मैं तुम दोनों के ऊपर ही अच्छे से भरोसा नहीं करता हूँ। वहीं पर वो आगे उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि मैं सबसे पहले शुरुआत तुमसे करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है तुम लोगों की तरफ से मुझे काफी अच्छा गिफ्ट मिला था इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान। इस पर ये लेडी काफी परेशान हो जाती है। वो आगे ये कहती है कि सबसे पहले मैं आपको यंग मास्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करती हूँ। और जो अंडर द ड्रैगन है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो नेक्रोमेंसर डार्क मेज फैमिली है वो इतनी जल्दी मूव करेगी। वहीं पर अंडर ड्रैगन के बारे में सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो लेडी आगे ये बताती है कि जैसा कि तुमने नोटिस किया होगा जो एविल किंग कैसल का सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। जो लोग हैं वो अभी मिसिंग हो रहे हैं और जो कुछ फैमिलीज हैं उन्होंने पूरे तरीके से बाहरी दुनिया से अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग कुछ
चाल भून रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि आखिर उन टेरिटरीज के अंदर क्या चल रहा है। वहीं पर ये सुनकर इस बंदे के पास तो कुछ शब्द ही नहीं रहते कि वो कुछ कह सके। तभी क्रिश्चियन आगे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लेडी लिया को ये कैसे पता है कि एविल किंग कैसल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी के वक्त पर वहां पर एक्सेस ले पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसी आप बातें कर रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद थे। वहीं पर ये सुनकर ये लेडी काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी सफाई देती हुए ये कहती है कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, जो मेरी फैमिली है उनका वहां पर कुछ कनेक्शन है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर ये बंदा आगे ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसकी बातें झूठ नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सच कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एविल किंग कैसल की जो बिहेवियर है वो फिलहाल में काफी अजीब है। और अगर ऐसा ही चल रहा है तो जैसा कि यंग मास्टर क्रिश्चियन ने सजेस्ट किया होगा, वो लोग यूनियन के खिलाफ लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर लेडी आगे ये बताती है कि और फिलहाल में जो यूनियन के अंदर मौजूद न्यूट्रल जोन्स है उसके अंदर कुछ अजीब सी रूमर्स फैल रही है। मैं ये होप करती हूँ कि मैं बस ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। इस पर क्रिश्चियन ये पूछता है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। लेडी ये बताती है कि यूनियन के अंदर जाने वाले जो गेट का रास्ता है उसकी सर्विलियंस को काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि काफी सारे रास्ते तक को भी कंप्लीटली ब्लॉक्ड कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो होली किंगडम है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ये सुनकर क्रिश्चियन काफी गुस्सा हो जाता है। लेडी आगे ये बताती है कि अनफॉर्चुनेटली यूनियन के अंदर मेरे उतने कनेक्शंस नहीं हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। इस पर ये लड़का बीच में ये बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में देखूंगा। इस पर ये लेडी ये पूछती है कि क्या सच्ची में। इस पर ये बंदा ये कहता है कि जो हम मर्चेंट्स होते हैं वो लगातार न्यूट्रल जोन्स के अंदर जाते आते रहते हैं, इसलिए मैं ये तक तो पता लगा सकता हूँ कि आखिर लॉकडाउन के बारे में किसने इस शोध किया था। उसकी बात को सुनकर क्रिश्चियन उससे ये कहता है कि तुम तो हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा रिलायबल हो, ठीक है मैं इसके बारे में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और साथ ही साथ मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। यह सुनकर यह बंदा हैरान होते हुए कहता है कि क्या मुझसे, तो क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठाना चाहते हो। इस पर क्रिश्चियन उससे ये कहता है कि नहीं, मैं इस दफा तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। इस पर यह बंदा ये पूछता है कि क्या सच्ची में, क्या तुम ये नहीं कहने वाले हो ना कि तुम बाद में पैसे दोगे और तुम बकवास करके डिसअपियर हो जाओगे। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सामना सामनी पैसा दूंगा। वहीं पर वो ये कहकर लेडी की तरफ इशारा करता है। यह सुनकर यह बंदा गुस्सा करते हुए ये कहता है कि क्या तुम मुझसे बिना पूछे पाछे यह सारी चीजें डिसाइड कर लेते हो, क्या मैं फिर से इसके ऊपर बेवकूफ बन जाऊंगा। लेकिन तभी यह लेडी ये कहती है कि ठीक है, मैं पैसे पे करने वाली हूँ। यह सुनकर यह बंदा हैरान होते हुए उससे ये पूछता है कि क्या तुम सच्ची में पे करने वाली हो। वहीं पर पीछे की तरफ क्रिश्चियन काफी मजे ले रहा था। तभी ये लेडी आगे ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, अगर ये क्रिश्चियन का प्लान है तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना काफी बेहतर रहेगा। ये सुनकर ये बंदा उस लेडी से ये कहता है कि आखिर तुम उस कचरे यंग मास्टर के अंदर क्या देखती हो और तुम उसके ऊपर क्या ही यकीन करते हो। क्रिश्चियन आगे ये कहता है कि मुझे फिलहाल में काफी अच्छी गट फीलिंग आ रही है, क्या तुम्हें पता है, और वैसे मैं फिलहाल में अंडरग्राउंड गार्डन जाने वाला हूँ। ये सुनकर ये दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर क्रिश्चियन आगे ये बताता है कि अंडरग्राउंड गार्डन का दूसरा नाम ट्रेजर गार्डन है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर काफी सारे काउंटलेस ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स यहीं पड़े उड़े मिल जाते हैं। हालांकि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्शन डार्क म्यूजिक फैमिली के अंदर आती है, तो जो आउटसाइडर्स हैं वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहां जाकर वहां से सामान उठा लूंगा तो सारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। वहीं पर यह सुनते के साथ ही इस बंदे का रिएक्शन और व्यवहार पूरे तरीके से बदल जाता है। वो स्माइल करते हुए क्रिश्चियन से ये कहता है कि अगर मैं दूसरी भाषा में सोचूं तो जो हमारे मर्चेंट ग्रुप है वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करके काफी खुश होंगे। आफ्टर ऑल जो हमारी डार्क म्यूजिक एम्पायर
एम्पायर है वो काफी बेहतरीन है ना। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस पर ये लड़का ये कहता है कि नहीं नहीं ठीक है। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि तुम्हें इस ऑफर को ले लेना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ। वो उसके कान के पास जाकर ये कहता है कि मुझे लेनिन्स सीजर्स चाहिए। वहीं पर ये सुनते के साथ ही इस बंदे का चेहरे का रिएक्शन ही उड़ जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लेनिन्स सीजर्स के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा उच्च क्वालिटी की आर्टिफैक्ट मानी जाती है जिसके पास ऐसी पावर है जो कि एंशिएंट रेलिक्स के पास मौजूद थी। वहीं पर यह बात को सुनकर यह बंदा अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम एक ऐसे आइटम को मांग रहे हो जिसकी कीमत 10 मिलियन ल्यूप है। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि तुम मजाक मत करो, तुम्हारे पास वो मौजूद है। ये सुनकर ये बंदा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तुमने पास्ट लाइफ में इसके बारे में काफी ज्यादा बकवास कर रहे थे। वो आगे सीरियस फेस के साथ ये कहता है कि मैं तुमसे बस वो कुछ वक्त के लिए उधार ले रहा हूँ, मैं उसे बाय करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे जो भी ट्रेजर मिलेगा मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। वहीं पर यह सोचकर ये बंदा परेशान होते हुए कहता है कि क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम उसे वापस लेकर आओगे और हम मुझे ये चाहिए कि तुम काफी ज्यादा महंगा और बेहतरीन ट्रेजर लेकर आना। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं समझ गया, इसलिए तुम फिक्र मत करो। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय के बाद क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि अपने डार्क स्वर्ड को समन करते हुए कहता है कि मैं 5th स्टार में पहुंच गया। जब मैंने माइसियाक से डिवल किया था तो मुझे कुछ क्लूज मिला था और मैंने इसके जरिए अपने इल्यूजन मैजिक और डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करना और भी बेहतरीन तरीके से सीख लिया। और जबकि मैंने काफी जल्दी डार्क एनर्जी के प्रिंसिपल्स को समझ लिया है तो मैं अपने आप को पहले से और भी बेहतर बना पाया हूँ और साथ ही साथ मैंने अपने लाइट कोर को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा चुका हूँ जिससे कि मैं एक ओरा ब्लेड को समन कर सकता हूँ। और मैं काफी खुश हूँ कि मैं अंडरग्राउंड गार्डन जाने से पहले इस लेवल पर पहुंच चुका हूँ। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी रेड हेयर यहाँ पर आते हुए क्रिश्चियन को ग्रीड करते हुए कहता है कि क्या आप तैयार है यंग मास्टर, आज मैं आपको एस्कॉर्ट करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही ये लोग एक कैरेज में बैठकर अंडरग्राउंड गार्डन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर वो परेशानी भरे चेहरे से बाहर की तरफ देख रहा था और वो बाहर दौड़ रही जुविंसी कहता है कि क्या तुम अंदर की तरफ नहीं बैठ सकती हो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। इस पर जुविंसी कहती है कि मैं अपने इंडोरेंस को ट्रेन कर रही हूँ तो बकवास बंद करो। ये सुनकर क्रिश्चियन इसके लिए मान जाता है और वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि डार्क मैजिक एम्पायर के अंदर तुम काफी सारे अजीब लोग हैं। और वहीं पर वो सामने रेड हेयर के हंसते हुए फेस को देखते हुए ये कहता है कि और ये बंदा उनमें से है। वहीं पर रेड हेयर क्रिश्चियन से आगे ये कहता है कि मैं हमेशा आपको एस्कॉर्ट करना चाह रहा था, ये काफी अच्छी बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि आखिर मैं ही क्यों। इस पर रेड हेयर अजीब सा रिएक्शन देते हुए ये कहता है कि अगर मैं ऐसे बात तो करूँ तो आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर ये गे वाइफ देखकर क्रिश्चियन का मुंह ही बन जाता है। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो वेम्पायर रेस होती है वो काफी ज्यादा जालिम होती है। तो मुझे ये अंदाजा नहीं है कि आखिर सिमोन ने जब ब्लड मैजिक फैमिली को छोड़ा था तो आखिर उसने कितने अपने परिवार वाले लोगों को मारा होगा। और वैसे भी जो सिमोन है वो प्योर ब्लडेड वेम्पायर है और साथ ही साथ वो इद्रीन का ओल्डर ब्रदर है जिसे कि डीमन किंग के नाम से जाना जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। वहीं पर सिमोन उसे सोचों में गुम देखकर ये कहता है कि मुझे ये देखकर ये लग रहा है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जब तक कि ये बैरन फैमिली के सीक्रेट के बारे में नहीं होगा। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि तो क्या तुम मुझे काउंटेस इद्रीन के बारे में बता सकते हो जो कि ब्लड मैजिक फैमिली का यंग लॉर्ड है। उसके बारे में सोचकर अच्छा सॉरी वो यंग लॉर्ड नहीं है बल्कि वो यंग लेडी है।
उसकी बात को सुनकर सिमोन ये पूछता है कि क्या तुम हमारी इदरीन के ऊपर इंटरेस्टेड हो। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जो इदरीन्स हैं वो 12 प्रेस्टिजियस डार्क इमेज फैमिलीज में जो 5 राइजिंग स्टार्स हैं उनमें से एक में आती है। इस पर क्रिश्चियंस राइजिंग स्टार्स के बारे में बताता है जो कि काफी बेहतरीन रुकीज माने जाते हैं। ये टाइटल उन्हीं को दिया जाता है जो कि जिन्होंने की काफी कम एज के अंदर में ही काफी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया था। वहीं पर वो ये बात बताने के बाद सिमोन से ये कहता है कि मैं उसके बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं उसे एक दिन हराने वाला हूँ। इस पर सिमोन ये कहता है कि वो काफी ज्यादा प्यारी लड़की है। यह सुनकर क्रिश्चियन हैरान हो जाता है। सिमोन आगे ये कहता है कि और वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा नर्म दिल की है, वो इतनी ज्यादा प्यारी है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि हम लोग भाई बहन हैं। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मैं एक नंबर का कचड़ा हूँ। इस पर क्रिश्चियन ये पूछता है कि क्या तुम ब्लड प्रिंसेस को लवली कह रहे हो। इस पर सिमोन ये कहता है कि जो निकनेम है वो एक गलत फहमी है। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो जो एविल किंग कैसल है उसके अंदर डेली किसी न किसी को मारना ये तो डेली रूटीन होता है। इसी की वजह से उसे ये निकनेम मिला है। वो किसी को मारकर मजे नहीं करते हैं और साथ ही साथ वो मुझे लगातार टाइम टू टाइम लेटर्स भेजती है। इस पर क्रिश्चियन घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हें मारने की धमकी नहीं देती है। सिमोन आगे ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे ख्याल से तुम दोनों काफी बेहतरीन कपल बन सकते हो। हाँ मैं ये मानता हूँ कि हमारे स्पीसीज के बीच में तुम्हारी एज और उसकी एज काफी अलग है, लेकिन अगर इंसानी के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी एज बिल्कुल सेम है। अगर तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं उससे बात चलाऊं। यह सुनकर क्रिश्चियन गुस्सा करते हुए यह कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। सिमोन उदास होते हुए यह कहता है कि मैं सीरियस हूँ। क्रिश्चियन ये कहता है कि तुम अभी चुप हो जाओ। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर जुलियान और इदरीन वो एक दूसरे से काफी अलग नजर आ रहे हैं। क्या जो इदरीन है वो जुलियान की तरह है? क्या दीबन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो पूरे तरीके से बदल जाएगी या फिर वो अपने नेचर को काफी अच्छे से हाइड कर रही है और इसी की वजह से सिमोन्स की जो मौत है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली थी। वो आगे ये कहता है कि मैं पक्का कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। वहीं पर यह सब सोच ही रहा था कि तभी जुविन्स उसके पास आकर उसके गर्दन को दबाते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि तुम मुझे ऐसे डराना बंद करो। इस पर जुविन्स ये कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक खंडर वाले इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे के अंदर कश्मीर अपनी बीमार माँ के बगल में बैठा हुआ था और वो रोते हुए यह कहता है कि माँ प्लीज आप थोड़ा सा और इंतजार कर ले। वहीं पर कश्मीर उदास हो ही रहा था कि तभी इस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक बंदा अंदर की तरफ आता है। उसे देखकर कश्मीर उसे ब्रदर कहकर पुकारता है, लेकिन तभी उसका सो कॉल्ड ब्रदर फौरन से आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो उससे ये कहता है कि आखिर तुम इतने गंदे मुंह से मुझे अपना ब्रदर क्यों कह रहे हो। इसके लिए कश्मीर उससे माफी मांगता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये डिस्ट्रक्शन डार्क मैजिक फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर स्क्वाड है। वो कश्मीर से आगे ये कहता है कि चलो अब बकवास करना बंद करो और तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें यंग मास्टर्स के मीटिंग के अंदर तुम्हें क्या करना है। इस पर कश्मीर ये पूछ ही रहा था कि आखिर मुझे क्या करना है। तभी स्क्वाड उसे एक चाबी देते हुए ये कहता है कि तुम अंडरग्राउंड गार्डन के एक चाबी हो। जब जो मीटिंग है वो चालू हो जाएगी तो तुम सारे लोगों को उसी मोमेंट पर टेलीपोर्ट कर लेना। ये सुनकर कश्मीर परेशान होते हुए ये कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सारे लोग मारे जाएंगे। उसका इतना कहना ही था कि तभी स्क्वाड उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो उससे ये कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें वापस जवाब देने का हक दिया है। वहीं पर यह सुनकर कश्मीर अपने सर को नीचे झुका लेता है। स्क्वाड आगे यह कहता है कि अगर तुम इसके अंदर सक्सीड कर जाते हो तो मैं रेनोवेद मेडिकल क्लैन से उस मेडिसिन को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यह
सुनकर काश्मीर हैरान हो जाता है। स्क्वाड आगे ये कहता है कि लेकिन तुम्हें इसके लिए फेल नहीं होना है। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें जितनी भी मेडिसिन मिल रही है वो सारी मैं कट ऑफ कर दूंगा। ये सुनकर काश्मीर अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो ये चाहता है कि मैं उनके साथ अपने आप को दफना लूं, लेकिन अगर इसकी वजह से मैं अपने माँ को बचा सकता हूँ तो वो ये सोचकर स्क्वाड से ये कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखूंगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्रिश्चियन और उसके साथी आए हुए थे। क्रिश्चियन आसपास के जगह को देखते हुए ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा चमकदार है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर आकर मेरी पिछली यादें ताजा हो गई, जब मैं पिछले लाइफ के अंदर अपने साथियों के साथ डीमन किंग ऑफ एविल ब्लड का सामना करने के लिए एक वेपन लेने के लिए आया हुआ था। तो जो ये जगह थी वो काफी ज्यादा बेरंग थी और उस वक्त पर जो हमें आर्टिफैक्ट मिला था वो हमारी वॉर के अंदर काफी ज्यादा हेल्प किया था। तो क्या मैं उस आइटम को वापस से इस दफा हासिल कर लूंगा? मुझे वो करना चाहिए ना। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मारिसा शर्माते हुए आते हुए ये कहती है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर तुम कौन हो? वहीं पर वो आगे ये कहती है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ या इसलिए मैं तुमसे ये पूछ नहीं रही हूँ। इस पर क्रिश्चियन उसे इग्नोर करते हुए साइड पर किसी को देखते हुए यह कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो। वहीं पर यह सुनकर मारिसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर यह बातचीत चल ही रही थी कि तभी बीच में पीछे से काश्मीर आते हुए यह कहता है कि तो आप सारे लोग आए हुए हैं। वहीं पर वो आगे उन लोगों को ग्रीट करते हुए यह कहता है कि मेरा नाम काश्मीर वान बेसन है, जो कि डिस्ट्रक्शन डार्क मैजिक का एक रूफूस है और मुझे यहाँ पर काफी टाइम के बाद यंग मास्टर के तौर पर चूज किया गया है, इसलिए मैं आपके ग्रुप के साथ आया हुआ हूँ। वहीं पर उसे देखकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो उसका प्लॉइट एटीट्यूड है वो पहले की तरह है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लाइफ में भी उसके साथ अच्छे रिश्ते बना सकूं। वो आगे ये कहता है कि जो काश्मीर है वो एक ऐसा इंसान है जो कि ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखता है, इसलिए मुझे इसके लिए सबसे पहले सिंसियर होना होगा। वो ये सब सोचकर आगे बढ़ते हुए उससे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा बेहतरीन बात है, मैं हूँ क्रिश्चियन वॉन बैरन कजार्टे। ये काफी हुनर की बात है कि मैं रेनवुड यंग मास्टर काश्मीर से मिल रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर ये दोनों लोग हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर वो इतने नर्म दिली से उससे इतने अच्छे से ग्रीट क्यों कर रहा है? क्या वो हम लोगों से इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो उससे इज्जत दिखा रहा है? वहीं पर इतना इज्जत मिलता हुआ देखकर काश्मीर परेशान होते हुए ये कहता है कि आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। इस पर क्रिश्चियन और भी मक्खन लगाते हुए ये कहता है कि इतना ही नहीं, मैंने आपके होली एम्पायर के अगेंस्ट काफी अरे अचीवमेंट को सुना था, आपने सबसे पहले। वहीं पर वो इसी तरीके से काफी सारी तारीफें करता है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप ट्रस्ट बिल्ड करना, और इसका एक मुख्य पॉइंट होता है कि मैं तुम्हारे करियर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो आगे ये बताता है कि डार्क मेज फैमिली की तरह ही जो डिस्ट्रक्शन डार्क मैजिक फैमिली है वो होली एम्पायर के साथ ज्यादा अच्छे रिश्ते में नहीं रहती है, और वैसे भी ये एक ऐसा यंग मास्टर है जो कि फ्रंट लाइंस में फाइट करता है, और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर में रहता होगा। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि आखिर उसने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन अगर वो इस एज में यंग मास्टर बना है तो उसने काफी ज्यादा सिस्टमेटिक चीजें अचीव की होगी। वहीं पर वो इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसकी तारीफें कर रहा था। यह सुनकर काश्मीर ये कहता है कि मैं तो बस लकी था। वहीं पर उनकी दोनों बातचीत को सुनकर जो मारिसा थे वो काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन काश्मीर के महानता को देखकर जुविंस उसकी रिस्पेक्ट करना चालू कर जाती है। क्रिश्चियन आगे काश्मीर से ये कहता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हैं, जो आपका रास्ता है वो हम जैसे कोलेट्रल ब्रांच वाले लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है। ये सुनकर काश्मीर अब जाकर कुछ ज्यादा ही फूला जा रहा था। वो आगे ये कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंची तारीफें हैं, आखिर में आप जैसे यंग मास्टर से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। क्रिश्चियन ये कहता है कि
कि आखिर आप क्या बातें कर रहे हैं। एक ड्यूमोनिक ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा बेहतर ये करता है कि उनकी पावर और मेरिट क्या है, ना कि स्टेटस। वहीं पर ये बात सुनकर काश्मीर को एक जोरदार झटका लगता है और उससे कुछ लोगों की बातें याद आने लगती हैं, जो कि उससे ये कह रहे थे कि तुम एक नंबर के कचड़े हो जिससे कि अपनी जगह पता नहीं है। भले तुम यंग मास्टर बन चुके हो, तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम आर्च दुकल फैमिली के असली मेंबर नहीं हो। वहीं पर इन बातों को याद करते हुए काश्मीर काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वो उदास होता हुआ ये कहता है कि इस बातों को कहने के लिए आपका शुक्रिया आदम। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि जबकि हम लोग इस तरीके से मिले तो क्यों न एक दूसरे को भाइयों की तरह ट्रीट करें। इस पर काश्मीर ये कहता है कि आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि क्या यंग मास्टर्स मीटिंग का ये मतलब नहीं है कि हमें एक साथ रिश्ता जोड़ना होता है। अगर जो हमारा रिश्ता है वो ताकतवर होगा तो इससे साउथर्न डार्क मैजिक एम्पायर को काफी फायदा होगा। इस पर काश्मीर ये कहता है कि लेकिन क्रिश्चियन आगे ये कहता है कि अगर ये चीज काफी भारी लग रहा है तो चलिए यहाँ पर एक बेत लगाते हैं। जो भी सबसे पहले 7th फ्लोर पहुंचेगा उससे सामने वाले बंदे को बिग ब्रदर कहकर पुकारना होगा। वहीं पर यह सुनकर काश्मीर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि काश्मीर की उम्र 25 साल की थी और क्रिश्चियन 16 साल का था। वहीं पर क्रिश्चियन आगे यह कहता है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको यह करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो काफी शर्म की बात है क्योंकि मुझे यह लगा था कि ये काफी अच्छा चांस है यंग मास्टर काश्मीर के सामने अपने स्किल्स को टेस्ट करने का, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि आप इतने डरपोक होंगे। वहीं पर यह सुनकर काश्मीर ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। इस पर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर हंसते हुए यह कहता है कि सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है। वो एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता है। वहीं पर वो आगे यह कहता है कि ठीक है तो हम लोग शुरू करने वाले हैं और वो यह कहकर इस अंडरग्राउंड गार्डन के एंट्रेंस के अंदर जंप लगा देता है। वहीं पर यह देखकर काश्मीर भी अंदर की तरफ जंप लगा देता है। वहीं पर यह देखकर मारिसा और जुविंस एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जुविंस आगे उससे यह कहती है कि क्या तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे साथ सिबलिंग्स बनना चाहती हो। इस पर मारिसा ये कहती है कि नहीं नहीं। इस पर जुविंस ये कहती है कि ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर मारिसा ये कहती है कि मुझे इससे और चिढ़ मचती है। वैसे बाय द वे आखिर तुम मुझसे बेइज्जती वाली बातें क्यों कर रही हो। इस पर जुविंस ये पूछती है कि तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे इज्जत से बात करूं। इस पर मारिसा ये कहती है कि नहीं तुम इसके बारे में छोड़ो। तभी जुविंस आगे यह कहती है कि लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम पूरे टाइम क्रिश्चियन को देख रही थे। यह सुनकर मारिसा ब्लश करते हुए यह कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी जुविंस ये कहती है कि क्या तुम उससे डिवोल करना चाहती हो। यह सुनकर मारिसा बिल्कुल भी ठंडी पड़ जाती है। जुविंस आगे यह कहती है कि मुझे माफ करना तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन मैं वो इंसान होने वाली हूँ जो कि क्रिश्चियन को पूरे तरीके से तबाह बर्बाद कर दूंगी। अगर तुम अपने होप्स को ऊपर कर रही हो तो तुम हार मान लो। वहीं पर यह सुनकर मारिसा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे ये पूछती है कि क्या तुम पागल हो। यह सुनकर जुविंस अपने डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए यह कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम हार नहीं मानने वाली हो। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगाना होगा। इस पर मारिसा भी फाइट करने के लिए तैयार होते हुए यह कहती है कि ठीक है आजम देख लेते हैं कि आखिर कौन महान है। वैसे भी तुम मेरा काफी दिमाग खराब कर रही थी और इसी के साथ ही यहाँ पर धमाके होना चालू कर जाते हैं और ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके अलविदा।